मधु के साथ रहा करता था। किशन समय के साथ बड़ा हो जाता है और जब माधव ने देखा उसका बेटा जवान हो गया है तो उसने गांव की लड़की रानी को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। बेटा देख, मैंने तेरा रिश्ता अपने दोस्त हरिया की बेटी सुमन से तय किया है। नहीं बापू, शादी करूंगा तो मैं अपने गांव के शब्बों से करूंगा। मैं आपकी मर्जी से न किसी से भी शादी नहीं कर सकता। और आपने मुझसे बिना पूछे शादी तय कर दी। आपको पूछना तो चाहिए था ना। इतना कहते ही किशन ख्यालों में खोकर सोचने लगता है। जब उसने शब्बों को पहली बार देखा था तब से उसने अपनी सुध-बुध गवा दी थी। अरे मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, ना जाने कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। और क्या कहा तूने, शब्बों से शादी करेगा? और मेरी जुबान का क्या, जो मैंने हरिया को दे दी है? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? देखिए बापू, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, वरना मैं कुंवारा रहूंगा। किसी और से शादी मैं नहीं कर सकता। हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या हमारा तुझ पर कोई अधिकार नहीं है कि हम तेरी जिंदगी का फैसला कर सके? बाबू आप चाहे कुछ भी कहो, शादी तो मैं उसी से करूंगा। इतना कहकर किशन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन किशन अपने बापू की एक भी बात को नहीं मानता, ना ही खाना खाता और दिन भर अकेले कमरे में पड़ा रहता। मैं देख रही हूँ तू कुछ दिनों से खोया खोया सा है, ना तो मुझसे कोई बात करता है, ना मेरे पास आकर दो घड़ी बैठता है। तू अगर कुछ कहता नहीं है तो क्या हम समझते नहीं है? बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, हम सब समझते हैं। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, खोया खोया रहने लगा है, तो चिंता मत कर, हमने तेरी शादी तय कर दी है। अब तेरे साथ ही एक तेज जीवन साथी भी आ जाएगी, फिर तुम दोनों मिलकर अपनी सारी बातें एक दूसरे से करना। और तुझे पता है वो पूरे गांव में सबसे सुंदर और सुशील है, घर का सारा काम संभालती है। यहाँ आ जाएगी ना तो मुझे भी थोड़ा चैन आ जाएगा बेटा। आखिर मैं भी तो अब बूढ़ी होने लगी हूँ। तेरे बापू ने मुझे आज ही ये बात बताई है कि उन्होंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। मधु के इतना सब कहने पर भी किशन अपनी माँ की बात का जवाब नहीं देता और करवट बदलकर चुपचाप लेटे रहता है। आखिर क्या बात है, मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुझे, लेकिन तू फिर भी चुपचाप है, तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? अब तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तुझे क्या पता, रात दिन तेरी चिंता खाई जाती है मुझे। बेटा, अब मुझसे और नहीं देखा जा रहा ये तेरा हाल। तुझे मेरी कसम है, सच सच बता कि आखिर बात क्या है? तू हर समय ऐसे खोया खोया क्यों रहता है? मुझे तो बता ही दे। आखिर मैं तेरी माँ हूँ, अपने दिल की बात अपनी माँ को नहीं बताएगा? किशन अपनी माँ को रोता हुआ देखकर पिघल जाता है और उठकर कहता है, माँ, मैं शादी करूंगा तो शब्बों से और किसी से नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाय दैया, बेटा तू जानता है तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ, मेरा मन है, मैं पसंद करता हूँ उसे। अपनी पसंद से शादी करना कितनी बेशर्मी की बात है। छी छी छी, तुझे क्या पता समाज में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। मधु किशन को बहुत समझाती है, लेकिन किशन फिर से चुप्पी साध लेता है। ऐसे ही किशन के माँ बाप समझ जाते हैं कि शब्बों के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। वह जानबूझकर किशन के आसपास शब्बों की बुराई करने लगते और रानी की तारीफ करने लगते। ऐसा क्या हो गया था शोभा चाची को? कुछ दिन पहले तो वो मुझे बाजार में मिली थी, एकदम हट्टी कट्टी सी लग रही थी। मैंने सुना था उनके पैरों में बहुत दर्द हो गया था, जिसके कारण उनका चलना फिरना बंद हो गया है। अब कैसी है शोभा चाची? अरे आप ये सब छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो वो ये बता रही थी कि पूरी बीमारी के समय रानी ने उनका घर संभाला है। पानी भर के लाना, घर की सफाई करना, खाना पकाना, सारे काम रानी ने अकेले ही किए हैं। अच्छा, हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रानी है तो बहुत भली लड़की, लेकिन शोभा चाची के पड़ोस में तो शब्बों का घर है, वो नहीं आई उनकी सेवा करने, ऐसा क्यों? अरे वो क्या आती सेवा करने? वैसे तो शोभा चाची के घर में घुसी रहती थी, लेकिन जब से उनकी तबीयत खराब हुई है तब से उनके घर हालचाल पूछने भी नहीं गई। अच्छा ऐसी बात है। हाय मोरी मैया, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे तो चाची ने ही बताया है। एक काम नहीं करती है वो अपने घर का, ना जाने कैसे बेड़ा पार होगा उसका। हाँ सही कह रही हो तुम। किशन दोनों की बात सुनकर उनके पास आता है। दोनों पति पत्नी मिलकर उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी बात को समझने को तैयार नहीं होता और ना चाहते हुए भी माधव को किशन की बात माननी पड़ती है और वो शब्बों के घर उसके पिता से रिश्ते की बात करने के लिए चला जाता है।
तुम्हारा लाडला बेटा। आपकी ऐसे गुस्से में आंखें लाल क्यों है? क्या बात हुई शब्बों के पिता से? ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। होगा क्या ऐसे बेशरम लड़के से? और इस लड़के से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? इस लड़के ने हमारी सारी इज्जत खाक में कर दी है। अगर इसके ऐसे ही मिजाज थे तो ये किसी और घर में पैदा हो जाता। हमारे घर में क्यों पैदा हुआ? हमारे ऊपर तो कलंक है ये। हाय हाय, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों कहे जा रहे हो आप? पता है शब्बों के बाप ने क्या कहा? हमारी बेटी तुम जैसों के घर में नहीं जा सकती। और सीधे मुंह बात भी नहीं की। शब्बों को वो ऐसे घर में देंगे जिसमें उन्हें 20,000 की गड्डी मिले। क्या कहा? 20,000 की गड्डी बांधकर देनी होगी? हाय दैया, मैं तो मर गई। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? अब तू ही बता, 20,000 रुपए कुछ नहीं होते हैं क्या? ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी की शादी में पैसा मांगता है? अच्छी खासी रानी बेटा से इसके रिश्ते की बात की थी, लेकिन इसके सर पर तो शब्बों का भूत सवार है। मैंने अपनी गाय बेचकर इसके लिए फटफटिया खरीदी थी। सारी उम्र मेहनत करके भी कमाया और खिलाया इसे। किशन अपने माँ बाप की बात सुनकर मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन किशन को नींद नहीं आती। उसकी ऐसी हालत देखकर यूं ही दिन भर खामोश पड़े रहना अब माँ बाप से नहीं देखा जाता था। और जैसे तैसे करके किशन के बाबू अपनी गाय को बेचकर यहाँ वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा करके शब्बों के पिता को देकर शादी करवा देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सारा काम उसकी सास को करना पड़ता। वही शब्बों को अपनी खूबसूरती पर इस बात का घमंड होता है। शब्बों के नखरे बड़े थे, सारा दिन सचने सवरने में ही निकाल देते। घर का एक काम नहीं कर। शब्बों मटका लेकर पानी भरने जाती तो आधा मटका लेकर ही वापस आती। सबको ऐसे ना नखरे दिखाना ठीक नहीं है। किसी दिन ना तू बहुत मार खाएगी। और ये जो तू कमर मटका मटका कर चलती है ना, किसी दिन ना तेरी कमर में लचक आ जाएगी। और क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? तू घर का कोई काम नहीं करती। मेरे माँ बाप ने मुझे मार खाने को नहीं भेजा। कोई मुझे हाथ लगा कर तो दिखाए। तेरा क्या? तेरा आदमी तो तुझे मुफ्त में ले आया, लेकिन मेरा आदमी मुझे मुफ्त में नहीं लाया। अब ज्यादा बोलेगी तो लंगड़ी लूली हो जाएगी एक ही बार में। चल सुमन, इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। वहीं दूसरी तरफ मधु को अपनी बहू के रंग ढंग जरा भी पसंद नहीं थे। मधु की पड़ोसन एक दिन उनके घर चीनी लेने आती है और उसे पोछा लगाते हुए देखकर कहती है, अरे मधु, ये क्या? बहू के होते हुए तू घर का सारा काम कर रही है? अरे अब तेरी उम्र ना आराम करने की है। तुझे ना आराम करना चाहिए, बस यूं काम करने में लगी पड़ी है। अच्छा, तेरी बहू मायके तो नहीं गई? अरे बहन, क्या ही बताऊं। 20,000 देकर इसे अपने घर लाए थे, लेकिन इससे मुझे क्या आराम मिला? इसे तो अपने नखरे से ही छुट्टी नहीं मिलती। क्या ही काम करेगी ये महारानी? अंदर कमरे में पड़ी पड़ी आराम फरमा रही है मैडम। अब क्या ही कह सकते हैं। तेरे बेटे की जो पसंद है, अगर वो बहू मेरी होती ना तो कब का धक्के मार के ना घर से बाहर फेंक देती। खैर छोड़, तेरी तो आदत है बर्दाश्त करने की। तेरी जगह मैं होती ना, मेरे से तो नहीं होता इतना बर्दाश्त। वैसे सच बताऊं तो मेरी बहू तो घर का सारा काम करती है, मुझे तो एक काम नहीं करने देती। खैर छोड़ ये सब, मुझे क्या लेना देना इन सब से। मैं तो एक कटोरी चीनी लेने आई थी। चीनी दे दे मेरे को थोड़ी सी। वही माधव अपने बेटे से कहता है, बेटा, अब तो तेरी पसंद की शादी भी हो गई है। अब मैं कब तक तुम सबको अकेला कमा कर खिलाऊंगा? अब तो कुछ काम धंधा कर ले। तुझे इस घर में खाली बैठे शोभा नहीं देता है। तेरा ब्याह मैंने कर दिया और जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से कर लिया। अब मेरी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। अब तू कमा और मुझे खिला। ठीक है बापू, आज ही जाता हूँ, कोई दूसरे गांव में काम देखता हूँ। किशोर अपने बापू की बात मानकर दूसरे गांव में काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसको एक भी काम नहीं मिलता। वो शब्बों की याद में आधी रात को ही वापस अपने गांव आ जाता है। घर आते हुए उसे डर लग रहा था। चलते हुए वो खुद से बात करता है, अगर मैं ऐसे ही वापस चला गया तो बापू के हाथों से बचने वाला नहीं हूँ मैं। और पड़ोसी ताने देंगे बापू को मुझे देख देख कर। और बापू क्या करेंगे? उन तानों को सुनने के बाद मुझे पीटना शुरू कर देंगे सबके सामने, ताकि वो दिखाए सबको कि मैं महान हूँ, मैं बड़ा हूँ। कुछ पैसे कमा लूंगा तभी वापस जाऊंगा, वरना तो भाई बापू के हाथों पिटने वाला हूँ मैं। एक काम करता हूँ, इस चट्टान पर लेट जाता हूँ। सुबह शब्बो पानी भरने आएगी तो उसको यहाँ से देखूंगा और आवाज लगा दूंगा और बुलाकर थोड़ी देर बात करूंगा। उसके बाद ही कुछ देखूंगा क्या करना है आगे। शब्बो औरतों के साथ मटका लेकर पानी भरने के लिए जाती है। दूर से बैठा हुआ किशन उसे देख रहा होता है और उसे निहार के वापस अपने काम पर लौट आता है, लेकिन वो उससे एक शब्द भी नहीं कह पाता। मैं घर से इतना दूर आया हूँ,
ताकि मेहनत कर सकूं, कुछ पैसा कमा सकूं, उस महारानी को खुशियां दे सकूं। लेकिन वो महारानी, वो तो सबके साथ हंस खेल रही है, मस्त है, मस्त मौज काट रही है, पति की याद तो उसे आती नहीं है। ऐसे ही किशन 8-10 दिन बाद फिर से शब्बो को देखने अपने गांव जाता है। किशन छुपकर कान लगाकर उनकी बातों को सुन रहा था। शब्बो पानी लेने अपनी पड़ोसन और 3-4 सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते हुए पानी लेने आई हुई थी। अरे क्या बात है सब्बो, सारे गांव के मर्द और लड़के तेरे ऊपर तो जान छिड़कते हैं, और तेरे सर की कसम, वो तो तेरे पीछे लट्टू हो रखे हैं। अब मैं उनकी नजरों को बंद थोड़ी कर सकती हूँ, उनकी आंखें वो जिसे चाहे देखे। अरे हाँ हाँ, सही कहा तुमने कि तुम उन्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अपनी खूबसूरती की आग तो तुम ही लगाती हो उनको। अब मैं क्या करूँ, जब भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया है। मेरी शादी से पहले लोग मुझसे बात करने के लिए भी तरसते थे। क्या करूं, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। शब्बो हंसते हुए पानी लेकर वहाँ से घर की ओर निकल जाती है। किशन के मन में शब्बो को लेकर शक पैदा हो जाता है और वो गुस्से में मन ही मन सोचने लगता है, कुछ तो बात है, मुझे लगता है दाल में काला नहीं, यहाँ पूरी दाल काली है, वरना पड़ोस के लोग मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे बोलते। हाँ, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, और ये है भी तो ऐसी, चटक मटक बन के घूमती रहती है जैसे पता नहीं कौन सी हीरोइन हो। आखिर किसके लिए इतना सज धज के रहती है ये? मैं तो यार था भी नहीं जो मेरे लिए तैयार होती हो, और मेरे ना होने का गम तो है ही नहीं उसको। अरे यहाँ मैं याद में उसके मारा जा रहा हूँ और उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है पता नहीं कितने पति लेकर घूम रही है, एक चला गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी हर रोज किशन दिन रात पहले से ज्यादा मेहनत करता और पैसे कमाकर कुछ ही दिन में अपने घर लौटाता। जब मैं घर पे नहीं था तब तो तुमने बहुत मजे किए होंगे, है ना? सही कह रहा हूँ ना? कैसे मजे, कौन से मजे ले लिए मैंने? क्यों, गांव में उन आदमियों की कमी हो गई जो तुम्हें देखते हैं, हाँ, जिनको दिखाने के लिए तुम तैयार होकर चटक मटक कपड़े पहनकर ठुमक ठुमक के चलती हो, हाँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? सब पता है मुझे। मैंने कभी भी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, और अगर मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर देखा हो तो मैं अभी मर जाऊं, या जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है वो मर जाए। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें? अच्छा, तुम लोगों ने मुझे भड़काया है, हाँ? वो जो तुम अपना हुस्न दिखाती रहती है लोगों को, वो साफ साफ दिखाई देता है मुझे। मैं क्यों जाऊंगी दिखाने? अगर कोई मुझे घूर के देखेगा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करूं जब भगवान ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है तो? अच्छा, तो ये जो बन ठन के निकलती है अपना जलवा दिखाने के लिए, क्यों दिखाती है? क्यों बन ठन के निकलती है? तो मैं क्या करूं, अपना मुंह काला कर लूं? मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी ना। और तुमने भी तो मेरे रूप रंग को देखकर ही मुझसे शादी की थी ना। क्यों, मुझ में और गांव वालों में कोई फर्क नहीं है क्या? मुझे नहीं पता, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मेरे सर में दर्द मत करो, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए समय नहीं है। किशन को शब्बो पर बहुत गुस्सा आता है। किशन सभी को शक की नजर से गांव में रह रहे आदमी को देखने लगता है। कोई उसके घर के करीब से भी गुजरता तो उसे लगता है कि वो शब्बो को देखने के लिए वहां से गुजर रहा है। ऐसे एक रात शब्बो से कहता है, एक बात बताओ, आज तुम घर सब्जी लेकर जब आ रही थी तो रास्ते में मुस्कुरा क्यों रही थी? मैं कब मुस्कुराई? मैं तो चुपचाप सब्जी लेकर घर में घुस गई थी। अच्छा, और वो लोग जो खड़े थे वो तुम्हें घूर क्यों रहे थे, ये बताओ। मुझे क्या पता, तुम उनसे ही जाकर पूछ लो। तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हें अपना ये हुस्न का जो घमंड है ना, एक दिन में सब कुछ तोड़ के रख दूंगा। किसी काम की नहीं रहोगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, समझी? तुम मुझे 20,000 रुपए देकर लाए हो तो सोच समझ कर करना मेरे साथ जो भी करना हो। आई समझ? शब्बो इतना कहकर मुंह बनाकर सो जाती है। लेकिन किशन की आंखों में नींद कहाँ आने वाली थी। उसे तो शब्बो पर बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो जरा इसको, इसके कारण मैं बेचैन हूँ, और ये है कि मजे से सो रही है। ये सब ना इसके हुस्न का घमंड है, इसी के पीछे ये सबको पागल बना के घूमती है। इसके नजर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बस अपनी खूबसूरती, अपना रूप, अपना रंग यही दिखाती रहती है, और इसके चक्कर में मेरी पूरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने में लगी हुई है। ऐसे हुस्न का फायदा ही क्या जो घर की इज्जत डुबा दे? नहीं 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 नहीं, ऐसी खूबसूरती का क्या काम जो घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दे। जब तक इसकी खूबसूरती रहेगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। कुछ तो करना होगा मुझे। एक काम करता हूँ, इसकी खूबसूरती को ना मिटा देता हूँ। ना रहेगी इसकी खूबसूरती, और ना ही मेरे अलावा ये किसी को अपनी शक्ल दिखा पाएगी। किशन को इतना गुस्सा आता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करने जा रहा है।
वो मेज पर रखे एक तेज धार वाले चाकू को उठाता है और शब्बू की ओर बढ़ने लगता है। अंधेर में ही किसी तरह शब्बू की नाक देखकर उसे झटके में काट देता है। शब्बू चिल्लाते हुए उठ जाती है। उसकी चीखें सुनकर घर के लोग और आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। उसे देखकर कोई उसे कपड़ा देता है तो कोई पानी। बूढ़ी काकी उसे देखकर इलाज बताने लगती है। अरे जल्दी से कोई बकरी का गरम गरम ताजा मांस इसकी नाक पे रखो, नहीं तो लड़की मर जाएगी। इस वक्त बकरी का ताजा मांस कहाँ मिलेगा? ये तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैंने तो इलाज बता दिया है बस। ये क्या? मैंने तो उसकी नाक ये सोचकर काटी थी कि ये सिर्फ मेरी होकर रहेगी और कोई दूसरा इसे देखेगा नहीं। लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा? नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकता। किशन बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू उठाता है और अपने पैर का मांस काट के तुरंत शब्बू की नाक पर रख देता है। ये देखकर किशन के माँ बाप एकदम से बौखला जाते हैं। ये क्या किया तूने? पागल हो गया है क्या? बस मेरी शब्बू बच जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। किसी भी तरह से ना मेरी शब्बू को बचा लो। मुझसे शब्बू की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। मैं इसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। हाँ, वो अंग्रेजों वाला है ना डॉक्टर, उसके पास लेकर जाता हूँ। वो अस्पताल तो बहुत दूर है, लेकिन इसकी हालत तो देखो, ये कैसे जाएगी? एक काम करता हूँ, इसे अपनी पीठ पे बांध लेता हूँ और मोटर बाइक से चला जाता हूँ। लेकिन तू फटफटिया कैसे चला पाएगा बेटा? तेरे पैर से तो देख कितना खून आ रहा है। बहने तो खून बह रहा है ना, कोई बात नहीं। इसकी तकलीफ के आगे मेरी तकलीफ कुछ भी नहीं है। चलो शब्बू, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। किशन जैसे तैसे शब्बू को पीठ पर बांधकर अस्पताल लेकर पहुंचता है। ऐसे ही 20 दिनों तक शब्बू का इलाज चलता है। शब्बू की नाक का जख्म धीरे धीरे भर जाता है। समय के साथ उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। नाक न रहने की वजह से शब्बू अजीब सी दिख रही थी। अस्पताल की मैम ने कहा है कि विलायत से रबड़ की नाक मंगवा कर लगा सकते हैं। क्या जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत है? मुझे बिना नाक के भी तुम पसंद हो और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। हम ऐसे ही खुश रहेंगे। चलो अब खाना खा लो, ये सब फालतू बातें छोड़ दो। तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। चलो खाना खाओ। मुझे नहीं खाना कुछ भी, ना मुझे भूख है और ना मैं खाना खाऊंगी। शब्बू ना तो कुछ खाती पीती और किशन के ऊपर तो जैसे भारी समस्या आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आता। ना चाहते हुए वो शब्बू की बात मानकर किशन डॉक्टर से कहकर शब्बू की नकली नाक लगवा देते हैं। देखो शब्बू, नाक तो मैंने लगवा दी, लेकिन अब मेरी एक शर्त है। अगर तुमने किसी भी आदमी की तरफ देखा या किसी ने भी तुम्हें देखकर मुस्कुराया, कसम से कह रहा हूँ उसी वक्त ये नकली नाक निकाल कर तोड़कर फेंक दूंगा। फिर मुझसे कुछ मत कहना। शब्बू किशन की शर्त मानकर हाँ करती है। ठीक है, तुम जैसे कहोगे अब वैसा ही करूंगी। अब ऐसे ही दोनों खुश रहने लगे थे। किशन ने शब्बू की नाक काटी थी, ये बात भी छुपी रहती है।